नमस्कार, मैं अमूल दवे, लेखक, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजर। मेरे यूट्यूब मंच एस्ट्रोपोली एनालिसिस की तरफ से आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने मैंने जो भी वीडियो दिए हैं, उसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और आप लोग का प्रेम और जो अनुग्रह मिल रहा है, उसी से प्रेरित होकर मैं एक नए वीडियो रखता हूं। हमने अगर इसके पहले मैंने आम आदमी पार्टी का एक वीडियो दिया था, जो भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। फिर बाद में मुझे बहुत मेरे चाहकों ने कहा कि आप ममता बनर्जी के बारे में क्यों कुछ नहीं बोलते, क्योंकि ममता बनर्जी ने अभी ऐसे अनाउंसमेंट की है कि वो अभी की 2024 का जो जनरल इलेक्शन है, जो लोकसभा का चुनाव है, वो अकेले लड़ेंगे, वो किसी के साथ भी वो गठबंधन करेगी नहीं। तो ये क्या, इसका मतलब ये हुआ कि विपक्ष की यूनिटी खत्म हो जाएगी? क्या ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों किया, इसका आप एक एनालिसिस करके दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। बंगाल की शेरनी ममता दीदी का ये जो निर्णय है, उसका एक विश्लेषण हम शुरू करते हैं। देखिए, ममता बनर्जी जिस तरह से आगे आई है, वो एक आक्रामक राजकारणी है। और आपको तो मालूम है कि ममता बनर्जी पहले कांग्रेस में थी, वहाँ से फिर अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बनाई है। और तभी उसके जब भी वो रूलिंग में आई, उनके सत्ता के सूत्र संभाले, उसके पहले ये जो वहाँ पे बंगाल में हालत बहुत ख़राब थी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब थी। ये जो कम्युनिस्ट है, उन लोग वहाँ पे बहुत जुल्म और सितम उनके जो दूसरे हरीफ है उसके पे करते थे। फिर भी ममता जरा भी डरी नहीं और उन्होंने पूरे ये जो मार्क्सवादी और ये जो साम्यवादी जो शासन था, उसको उखाड़ के फेंक दिया। तो ममता दीदी की आक्रामकता और उनका जो जोश है, उसके बारे में तो क्या कहना। इवन 2021 की जो असेंबली इलेक्शन हुआ, तभी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कह रहे थे नहीं नहीं बीजेपी जीत जाएंगी, एकदम नेक टू नेक जा रहे, बहुत रसाकसी होगी, बहुत कांटे की टक्कर होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ममता ने 2021 का विधानसभा चुनाव एकदम आसानी से जीत लिया और बीजेपी वाले जो सोच रहे थे कि भाई हम पश्चिम बंगाल में भी हमारा दबदबा होगा, वो उनके अरमान को चकनाचूर कर दिया है। ये ममता ने जो अनाउंसमेंट किया है, उससे बहुत सरप्राइज मिला है, क्योंकि थोड़े दिन पहले मद्रास में जब भी चेन्नई में, मतलब जो मुख्य तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है स्टालिन, उनके बर्थडे में बहुत सारे विपक्ष के नेता भी जमा हुए थे और तभी एक ऐसा मैसेज मिला था कि शायद विपक्ष की यूनिटी हो सकती है। लेकिन अभी जो ममता बनर्जी ने ये इसको एकदम सीधा ना कर दिया है, तो उसका क्या कारण हो सकता है और वो एस्ट्रोलॉजिकल उनका हॉरोस्कोप क्या कहता है, ये सब एनालिसिस हम करेंगे। पहले तो समझने की बात है कि जब जैसे ही 2021 में ममता ने भव्य विजय, एकदम शानदार विजय मिला उनको, उसके बाद में वो बहुत एक्टिव हो गई थी। बार बार वो दिल्ली की मुलाकात ले रही थी, बार बार बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन हैं बाहर के, उनके साथ बैठक कर रही थी। इवन मुंबई में भी आई थी और बहुत जगह में उनको लगा कि मैं मेरे पार्टी का विस्तार करूं। वो एकदम जोश से काम कर रही थी। लेकिन बाद में जो रिक्रूटमेंट स्कैम का मामला हुआ, तब से वो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी नरम, उनका जो एग्रेसिवनेस है, उनका जो जोश है, कम आ गया, उनको होश आ गया है, ऐसा हमें लग रहा है। कि और वो उनकी ऐसे उनके विपक्ष वाले तो कहते हैं कि भी इनकी बीजेपी के साथ कोई गुप्त सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है। राहुल गांधी ने तो मेघालय की चुनाव में ये कहा था कि हमको हराने के लिए ममता बनर्जी ने अपने पक्ष के कैंडिडेट को गोवा में खड़ा किया था। तो ये ममता बनर्जी जो अभी नरम हुई, उसका कारण ये है कि अगर अभी जो नॉर्थ ईस्ट, ईशान भारत में जो इलेक्शन हुए 3 जगह में, त्रिपुरा, मेघालय और इसमें, तो उसमें जो परिणाम आए वो ममता जी के लिए इतने अच्छे नहीं है। हाँ, इन लोग बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं कि ये बीजेपी ने मैदान मारा, बीजेपी मोदी साहब का लिए विजय हुआ। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार फिर से आ गई है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनकी सीट कम हुई, उनके जो सहयोगी पक्ष है उनकी बैठक कम होकर 1 हो गई है। और वहाँ पे लेफ्ट और कांग्रेस ने जो युति बनाई थी, उसको थोड़ा, उसकी भी जो परसेंटेज देखे वोटिंग की, वो भी इतनी खराब नहीं है। दूसरी बाजू इधर देखा जाए कि भाई ये जो मेघालय है, वहाँ पे ममता जी ने क्या किया था कि कांग्रेस के सारे एमएलए को अपने पक्ष में कर दिया था, इसीलिए वहाँ पे उन्हें बहुत अच्छी रिजल्ट आने की उम्मीद थी।
उसमें संगमा का भी समावेश होता है। तो फिर वहाँ पे भी कांग्रेस एकदम ख़त्म नहीं हुए और ममता और इनको कांग्रेस को ऑलमोस्ट सेम सीट मिली है। कांग्रेस ने ये जो मरणोत्तर मार था, जो डेथ नेल जैसा था, उसको में वो संभल गई है। त्रिपुरा में बंगाली लोग हैं उनकी पॉपुलेशन में, फिर भी ममता को जो वोटिंग परसेंटेज मिला वो एक परसेंटेज से भी कम है। और सबसे बड़ा जो शॉकिंग है वो ममता बनर्जी जो है बंगाल में, या मुस्लिम बहुल जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो सालों साल कांग्रेस वहाँ पे 50 साल से नहीं जीती होंगी, वो कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस ने टीएमसी और बीजेपी दोनों को हरा के लेफ्ट की मदद से वहाँ पे विजय हासिल की। इससे ममता बहुत बौखलाई हुई लगती है। उनको ये जो अपसेट हुआ है वो उनको अभी तक हजम नहीं हो रहा है, इसीलिए उनका अभी उन्होंने शायद ऐसा सोचा लगता है कि भाई मैं बहुत प्रयास करती हूँ दूसरे राज्यों में मेरा विस्तार का, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं हो रहा है, तो मैं खाली अभी वेस्ट बंगाल में कॉन्सेंट्रेट करूँ। और दूसरा क्या है कि जो स्कैम जो हुआ है रिक्रूटमेंट, वो स्कैम का जो इंक्वायरी जो चालू है उससे भी वो थोड़ी ऐसा है कि उनके भतीजे तक वो शायद वो मामला न पहुँचे, और इसीलिए भी वो थोड़ा टेक्टिकल मूव ले रही है, तो हमें सरप्राइज नहीं है। तो ये जो है अभी ममता बनर्जी का अभी क्या होएगा इससे, क्या 2024 के इलेक्शन में क्या हो सकता है, तो इसके बारे में अब देखो। ममता बनर्जी के हॉरोस्कोप के बारे में बोले तो उनका तो समय भी खराब, दिन भी, जन्म बर्थ डेट भी इतनी सही नहीं है, तो इसलिए उनकी बर्थ डेट, उनकी बर्थ चार्ट पे आकलन करना तो संभव नहीं है। लेकिन हम लोग एक काम कर सकते हैं कि भाई जो ममता जी ने जो पार्टी बनाई है टीएमसी, और उन्होंने जो शपथ ग्रहण किया था 2021 में, उसके आधार जो हॉरोस्कोप है वो देखते हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि भाई ममता बनर्जी का राजकीय भविष्य कैसा होगा। तो इसीलिए इसका अभी हम कुंडली एनालिसिस करेंगे। देखो ममता जी ने 2021 में 5 मई में 2021 को 11:15 बजे उन्होंने कलकत्ता में शपथ लिया है। तो ये जो हॉरोस्कोप है वो कर्क एसेंडेंट का है, कर्क लगन का है, और पहले स्थान में 4 नंबर की राशि है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान में कोई ग्रह नहीं है, 5वें स्थान में केतु है, 6ठे स्थान में कोई ग्रह नहीं है, 7वें स्थान में ये अपने ही खुद की राशि में शनि महाराज विराजमान है, फिर 6ठे स्थान में चंद्र है, 7वें स्थान 7वें स्थान में मकर राशि के शनि विराजमान है, 8वें स्थान में चंद्र विराजमान है, 9वें स्थान में कोई ग्रह नहीं है, 10वें स्थान में सूर्य है, 11वां में बुध, शुक्र और राहु है, और 12वें में मंगल है। तो अभी ये जो हॉरोस्कोप है वो, उसमें थोड़ी ये एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो कर्क लग्न है और उसका जो स्वामी जो होता है चंद्र, वो चंद्र 8वें स्थान में है, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं मानी जा सकती है। चंद्र लग्नेश का 8वें स्थान में जाना अच्छा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से देखें तो ये हॉरोस्कोप अच्छा भी है, क्योंकि ये जो शनि है वो खुद की राशि मकर में विराजमान है। फिर देखा जाए तो ये जो 11वें स्थान में भी बहुत अच्छी युति शुक्र और बुध राहु की है, वो भी अच्छी देखी जाए, तो ये एक है। और ये जो कर्क लग्न है वो स्थिर लग्न है, तो स्थिरता को बनाएंगे। और शनि केंद्र में अपने उच्च राशि में होने की वजह से एक 5 महापुरुष में से एक योग बनाता है। और दूसरी बात कहिए तो कि इसमें जो 11वें स्थान में जो युति है 3 ग्रह की, वो भी एक अच्छी है। और 5 में केतु है और 11वें में राहु है, जो भी एक उच्च अपने वृषभ राशि में बैठे, तो वो भी एक उच्च स्थान में बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल ये हॉरोस्कोप इतने खराब नहीं है, खाली ये चंद्र का 8वें स्थान में जाना इतना अच्छा नहीं है। दूसरी बाजू अगर हम टीएमसी के हॉरोस्कोप देखें तो 1 जनवरी 1998 में उनकी स्थापना हुई है, 11 बजे का लगभग समय है। तो ये हॉरोस्कोप देखें तो ये मीन लग्न का हॉरोस्कोप है, 12वीं नंबर की राशि लग्न में, यहाँ पे शनि महाराज विराजमान है, और दूसरे पहले स्थान में ही शनि महाराज विराजमान है, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें स्थान में कुछ नहीं है, और 6ठे स्थान में राहु है, 12वें स्थान में केतु है, और ये जो 11वां स्थान में गुरु चंद्र मंगल शुक्र, अभी देखा अगली कुंडली में हॉरोस्कोप में भी गुरु चंद्र की युति थी जो गज केसरी योग बनाते, यहाँ पे 4 ग्रह एक साथ में, गुरु चंद्र मंगल शुक्र, तो ये बहुत अच्छी हॉरोस्कोप है।
ये हॉरोस्कोप बहुत मजबूत भी है। और ये जो छठे राहु जो है वो उनको दुश्मनों के सामने विजयी दिलाता है। तो ये है अभी उनकी जो ग्रह दशा चालू है। और राहु में सूर्य की दशा 5/7/22 से 3/5/23 तक चालू। एक जैसे ये राहु के जो राहु की दशा और सूर्य के साथ में है। और राहु जो सूर्य जो है वो छठे का स्वामी है। तो ये दशा इतनी अच्छी नहीं है, ये अंतर दशा इतनी अच्छी नहीं है। और यहाँ उनको प्रॉब्लम होने वाला है 5/7/22 3/5/23। तो ये जो सूर्य जो है वो छठे स्थान का स्वामी वो उनके केंद्र में बैठ गया है 10वें स्थान में। मतलब केंद्र सरकार से बहुत सारे एक्शन लिए जाए, सीबीआई ईडी की रेड गिरेगी मेरे हमारे ख्याल से। ये जो पार्टी का विघटन भी हो सकता है, फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी हो सकती है, ऐसा सब संकेत यहाँ से मिलते हैं। तो ये ग्रह दशा जो है ये जो 5/7/22 से 5/7/22 से 35/23 तक का ये जो पीरियड है वो इतना अच्छा नहीं है। बाद में जो आएंगे राहु की चंद्र की दशा वो इलेक्शन के टाइम होगी 28, 11, 24। ये दशा इतनी खराब नहीं है जितनी ये है। राहु में सूर्य की दशा की जितनी खराब ये दशा नहीं है। तो ओवरऑल अभी देखा जाए तो ममता जी ने ये एक टैक्टिकल मूव लिया है, क्योंकि सीबीआई ईडी का दबाव भी बढ़ गया है उनका, उनके भतीजे की तरफ भी जा सकते हैं, धीरे धीरे वो मामला बढ़ेगा। और दूसरे भी स्कैम बाहर आ रहे, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी कोई स्कैम होने की बात सुनाई दे रही है। तो अभी ममता जी ने इसीलिए टैक्टिकल मूव लेके बीजेपी को मायावती की तरह बीजेपी को खुश करने के लिए अभी उन्होंने ये पहला अनाउंसमेंट किया है कि मैं अकेली चुनाव लड़ेगी। ऐसे भी वेस्ट बंगाल में ये बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ पे 40 से जास्ती लोकसभा की सीट है। तो इसमें से कोई भी एक सीट भी वो किसी को देना नहीं चाहती, और तो सभी सीट जीतना चाहती है। तो ही वो उनकी जो इच्छा है पंत प्रधान बनने की वो पूरी करने के लिए वो ऐसे भी कांग्रेस और जो दूसरे सीपीआईएम के या तो लेफ्ट है उसको कोई भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि जो साड़ी पहनती और स्लीपर पहन के जो बेधड़क और एग्रेसिव स्टाइल में जो दीदी निकल पड़ती है और जिनको शेरनी कहा जाता है, ये शेरनी का अभी का वक्त थोड़ा संभाल के उनको चलने की ज़रूरत है। और उनको उनके और भी बहुत सारे उनको प्रॉब्लम दिखाई दे रहे और राज्य में भी अशांति का माहौल खड़ा हो जाए ऐसा भी आशंका है। तो इसीलिए ममता दीदी ने एक टेक्निकल एक रणनीति के भागरूप अभी अनाउंसमेंट किया है कि हम किसी के साथ गठबंधन बनाएंगे नहीं। और उनको जो भी अनुभव मिला है जो नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में, उसके आधार पे उन्होंने ये एक निर्णय लिया है। तो ममता जी के आगे के थोड़ी स्ट्रगल है, लेकिन अभी वो उनकी आक्रामकता और उनको संयम रखना पड़ेगा। और ये अभी के जो माहौल है उसको हिसाब से एकदम टेकफुली काम करना पड़ेगा। जय हिंद।